नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन PGCBHT, MTT 001 भारतीय भाषाओं में अनुवाद। खंड 1 भारत की भाषिक विविधता और अनुवाद का महत्व। इकाई 2 भारत की बहुभाषिक विशिष्टता, द्विभाषिकता और त्रिभाषिकता। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप ये जान सकेंगे कि द्विभाषिकता और बहुभाषिकता का क्या अर्थ है, भारत की बहुभाषिकता और पश्चिमी देशों के बीच अंतर को समझ सकेंगे। द्विभाषिकता, बहुभाषिकता और एकभाषिकता में से सही दिशा जान सकेंगे और संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता की दृष्टि से बहुभाषिकता का महत्व जान सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने भारत की प्रमुख भाषाओं और भाषा परिवारों के बारे में अध्ययन किया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का परिचय और विकास संबंधी जानकारी हासिल की। इस तरह भारत के भाषाई परिदृश्य को जानने के बाद आप इस इकाई में भारत की बहुभाषिक विशिष्टता के विषय में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कई दो अंग हैं, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान एवं 2 आँखें। इसी तरह दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 भाषाओं की जानकारी रखते हैं, लेकिन 2 भाषाओं का ज्ञान, 2 हाथ, पैर आदि प्रकृति के अधिकार से अलग हैं, क्योंकि 2 हाथ, पैर, कान, आँख आदि सामान्यतः समान रूप से उपलब्ध होते हैं या प्रकृति प्रदत्त हैं। 2 भाषाओं के विषय में ये प्रायः संभव नहीं है। इसी कारण द्विभाषिकता एक रोचक धारणा है। इस इकाई में इसी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यहाँ भारतीय समाज के संदर्भ में द्विभाषिकता और बहुभाषिकता पर प्रकाश डाला जा रहा है। 2.2 द्विभाषिकता और बहुभाषिकता क्या है? ऐसे अनेक लोग हैं जो मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा थोड़ा बहुत समझ सकने के आधार पर अपने आप को द्विभाषी मानते हैं, लेकिन वस्तुतः वे सिर्फ मातृभाषा ही जानते हैं। दूसरी भाषा थोड़ी बहुत न बोल सकते हैं और न पढ़ लिख सकते हैं। इसीलिए द्विभाषिकता के विषय में चर्चा करते समय हम लोगों को भाषा व्यवहार के साथ साथ भाषा सामर्थ्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। समझने के सिवाय ये लोग उसे इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा भी अच्छी तरह से आती है। वे सही मायने में द्विभाषी हैं, किंतु द्विभाषिकता के बारे में एक और महत्वपूर्ण पक्ष भी है। ये पक्ष है व्यक्तिगत द्विभाषिकता और सामाजिक द्विभाषिकता। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो चीनी, जापानी आदि भाषाएं जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिसके सभी सदस्य जापानी या चीनी भाषा बोलते हों, लेकिन ऐसे अनेक परिवार मिलेंगे जिनके सभी सदस्य हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत द्विभाषिकता को सामाजिक द्विभाषिकता से अलग माना गया है। सामाजिक बहुभाषिकता से तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें अनेक भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे तो आज के अधिकांश समाज बहुभाषिक हैं, किंतु भारत की बहुभाषिकता विशिष्ट है। यहाँ बड़ी तादाद में अनेक प्रमुख भाषाएं और बोलियां हैं। द्विभाषिकता के बारे में चर्चा में हमें जिन पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा वे हैं बोलने वाले की आयु, भाषिक क्षमता, दोनों भाषाओं के बीच में संतुलन, भाषा शिक्षा की प्रकृति और परिवेश। भाषिक क्षमता 4 प्रकार की होती हैं: श्रवण, कथन, पठन एवं लेखन, अर्थात किसी भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता। इनमें से श्रवण एवं पठन ग्रहणशील, रिसेप्टिव क्षमता है तथा कथन एवं लेखन उत्पादक, प्रोडक्टिव क्षमता है। भाषा की समझ ग्रहणशील क्षमता में अंतर्भूत है। ब्लूमफील्ड ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज में द्विभाषिकता को 2 अथवा 2 से अधिक भाषाओं पर मातृभाषा समान दक्षता, द नेटिव लाइक कंट्रोल ऑफ 2 or more languages, प्रे 56 बताया है। इस परिभाषा से 2 बातें स्पष्ट हैं। 1. द्विभाषिकता का अभिप्राय सिर्फ 2 भाषाओं का ज्ञान नहीं बल्कि 2 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान या बहुभाषिकता है। इसीलिए इस इकाई में हम द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता को एक ही अर्थ में ग्रहण करते हुए प्रयुक्त करेंगे। 2. ये परिभाषा अधिकतम मैक्सिमलिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे द्विभाषी या बहुभाषी दोनों या सभी भाषाओं का ज्ञान समान रूप से नहीं रखते। द्विभाषिकता के दूसरे पक्ष में एक न्यूनतम मिनिमलिस्ट परिभाषा भी है। इस परिभाषा के अनुसार दूसरी भाषा की थोड़ी सी जानकारी भी व्यक्ति को द्विभाषिक या बहुभाषिक बना सकती है। ऐसी बहुभाषिकता को प्रारंभिक बहुभाषिकता, इंसिपिएंट बाइलिंग्वलिज्म, कहा जाता है। टेलर ने अपने ग्रंथ इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक्स में लिखा है कि द्विभाषिक व्यक्ति वह है जो उन 2 भाषाओं को बोल सकता है
जो उच्चारण, शब्दावली और वाक्य विन्यास की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। A bilingual is a person who can speak two languages that differ in speech sounds, vocabulary, and syntax. जिस व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएं बहुत अच्छी तरह से आती हैं उसे संतुलन बहुभाषिक, बैलेंस्ड बाइलिंगुअल कहा जाता है। लेकिन यह एक आदर्श धारणा है, क्योंकि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे दोनों भाषाएं या सारी भाषाएं संतुलित रूप से बहुत अच्छी तरह से आती हों। इस संदर्भ में लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्ट, फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स में यू वाइनरीच की परिभाषा विकल्प के रूप में एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा के प्रयोग करने का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ ऑल्टरनेटिवली यूजिंग टू लैंग्वेजेस, तटस्थ लगती है। योजक चिन्ह डॉट। वाइनराइक ने सभी द्विभाषियों अथवा बहुभाषियों को दो वर्गों में बांटा है। 1. समानाधिकृत द्विभाषी, कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल, एवं 2. सामासिक द्विभाषी, कॉम्पाउंड बाइलिंगुअल। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में दोनों भाषाओं की शब्दार्थ व्यवस्था, सेमांटिक सिस्टम अलग अलग हो उसे समानाधिकृत द्विभाषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा ज्ञानी बांग्ला भाषी के लिए बांग्ला शब्दार्थ व्यवस्था एवं चीनी भाषी के लिए चीनी शब्दार्थ व्यवस्था का व्यवहार करता है। जो व्यक्ति एक ही शब्दार्थ व्यवस्था को दोनों भाषाओं में व्यवहार करता है उसे सामासिक द्विभाषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अनेक मलयालम भाषी व्यक्ति एक ही शब्दार्थ व्यवस्था में हिंदी एवं मलयालम दोनों भाषाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भारत में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा। योगात्मक बहुभाषी को दूसरी भाषा सीखने के सारे सुफल मिलते हैं, जबकि ऋणात्मक द्विभाषी या बहुभाषी को नकारात्मक फल मिलते हैं। 2.3 भारत की बहुभाषिकता। भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ बहुभाषिकता प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुभाषिकता को कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने एक दोष या दुर्बलता की तरह देखा है, जबकि कतिपय विद्वान दूसरे मत का पोषण करते हैं। P.B. पंडित ने इंडिया एज ए सोशियोलिंग्विस्टिक एरिया 1972 ने भारत को सोशियोलिंग्विस्टिक जायंट कहा है। अन्नामले ने स्टडीज इन बाइलिंगुअलिज्म संपादक A.B. नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने आलेख में बहुभाषिकता को भारत की स्नायु व्यवस्था माना है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में मातृभाषाओं की संख्या है 1652। दुनिया के शायद ही किसी अधिक देश में इतनी अधिक मातृभाषाएं बोली जाती हैं। संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत होना भारत की एक विशेषता ही है। वे भाषाएं हैं जिनकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों राजभाषा है। भारत सरकार ने 1960 के दशक में त्रिभाषा सूत्र का प्रवर्तन किया था। इस सूत्र के अनुसार इस देश का प्रत्येक विद्यार्थी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी की भी शिक्षा स्कूल में प्राप्त करता है। इस तरह बहुभाषिकता को भारतीय समाज का नींव माना जा सकता है। बहुभाषिकता की स्थिति भारतीय समाज का सहज लक्षण है। यहाँ मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को सहज रूप में अपनाए जाने की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि व्यापक समुदाय से जुड़ाव, शिक्षा और व्यवसाय की जरूरतों के चलते भारतीयों को अपनी बोली, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी से जुड़ने की जरूरत होती है। भारत की बहुभाषिकता पश्चिमी देशों की बहुभाषिकता से बहुत अलग है। इस संदर्भ में पश्चिमी देशों में एक भाषा प्रमुख और दूसरी भाषाएं गौण होती हैं, लेकिन भारत में अनेक भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं और प्रत्येक भारतीय के जीवन में हर भाषा के व्यवहार के लिए एक स्वतंत्र स्थान है। तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, हिंदी, बांग्ला आदि समान रूप से व्यवहार की भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति घर में उड़िया बोलता है, विश्वविद्यालय परिसर में अंग्रेजी तथा बाजार में आवश्यकतानुसार तेलुगु या हिंदी का व्यवहार करता है। उस व्यक्ति के लिए भाषाओं के व्यवहार का ये क्षेत्र, डोमेन, बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह घर में अंग्रेजी, हिंदी या तेलुगु, व्याख्यान में हिंदी, तेलुगु या उड़िया तथा बाजार में उड़िया और अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे व्यक्ति के भाषा व्यवहार में गुजराती परिवार की भाषा और हिंदी कामकाज की भाषा हो सकती है। किसी तीसरे के संदर्भ में तमिल परिवार की भाषा, हिंदी पड़ोस और बाजार की भाषा तथा अंग्रेजी दफ्तर में कामकाज की भाषा हो सकती है। अनेक प्रमुख भाषाएं होने के कारण लोग व्यापार, रोजगार आदि के सिलसिले में एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में जाकर रहते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन की भाषाएं अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप अलग अलग हो सकती हैं। वास्तव में भारत में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर भाषा का एक महत्व है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अन्नामले ने अपने आलेख बाइलिंगुअलिज्म थ्रू स्कूलिंग इन इंडिया में ये लिखा है कि यहाँ की प्रत्येक भाषा को विभिन्न स्थितियों अथवा प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त स्वरूप अथवा साधन की जरूरत होती है, एन एडिशनल गारमेंट और टूल नीडेड फॉर डिफरेंट सिचुएशन और पर्पस। इसलिए सभी प्रमुख भाषाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयुक्ति क्षेत्र यानी रजिस्टर विकसित हैं। पश्चिमी देशों की तरह भारत में भाषाओं की सीमाएं स्पष्ट एवं दृढ़ नहीं हैं। इसी कारण यहाँ भाषा अस्मिता लैंग्वेज आइडेंटिटी बहुवचनात्मक है। इस देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक से ज्यादा भाषा समुदाय का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए बिहार का कोई व्यक्ति अपने आप को कभी मैथिली, मगही, भोजपुरी का हिस्सा मानता है तो कभी हिंदी भाषी के रूप में अपना परिचय देता है। यानी कि कुछ समय के लिए वो धोती उतरकर पैंट पहन लेने पर अपनी सामाजिक अस्मिता बदले। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए संकटापन अस्मिता का प्रश्न नहीं उठता और नई भाषा में अर्जित की गई अतिरिक्त क्षमता ऋणात्मक न होकर योगात्मक ही होती है। इससे उनके व्यक्तित्व और कार्यक्षमता का विस्तार होता है। The fact that an individual uses English or Hindi in the office does not imply any pressure to use that language in preference to the home language, which might be, say, Bengali or Tamil for domestic purposes. Just as a man takes off his caste when he changes from dhoti to trousers, he changes his social identity when he changes from his home language to the language which is appropriate for the office. Thus, for many individuals, the question of threatened identity does not arise, and any additional competence attained in new language will always be additive rather than subtractive. इससे ये स्पष्ट है कि भारत में भाषा व्यवहार और संचार स्तरीकृत एवं व्यवस्थित है। हर बालक भाषा व्यवहार के इसी स्तरीकरण की अनुभूति को साथ लिए आगे बढ़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका भाषाई व्यक्तित्व और क्षमताएं स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के रूप में अनुक्रम में व्यवस्थित एवं सक्रिय होती हैं। It is the functional allocation of different codes in the communication pattern of an average Indian that has made him a plurilingual man. Such a person has network of hierarchically organized local, regional and national identities. 2.4 बहुभाषिकता के हानि लाभ को लेकर बहस। पश्चिम के अधिकांश देश एक भाषिक रहे हैं या जहां बहुभाषिकता है भी वो अन्य जगहों से प्रवास करके पहुंचे लोगों के कारण है। उनका इतिहास और समाज की मूल धारा भारत की तरह बहुभाषिक नहीं रही। मुख्य रूप से ऐसे ही एक भाषिक पश्चिमी देशों में एक भ्रामक धारणा है कि अधिक भाषाएं सीखना हानिकारक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने 1890 में कहा था, यदि किसी बच्चे के लिए किन्हीं 2 समृद्ध भाषाओं के साथ जीना पड़े तो ये बहुत खराब होगा। उसका बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हालांकि दोगुना नहीं हो जाएगा बल्कि वो आधा अधूरा होगी। इन स्थितियों में मन, मस्तिष्क और व्यक्तित्व की एकता कायम रखना बहुत कठिन होगा। If it were possible for a child to live in 2 languages at once equally well, so much the worse. His intellectual and spiritual growth would not thereby be doubled, but halved. Unity of mind and character would have great difficulty in asserting itself in such circumstances. लोरी 1890 अधिक भाषाएं सीखने को हानिकारक मानने संबंधी यही धारणा तकरीबन 70 वर्षों तक समस्त विश्व में कायम रही। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्वानों ने इस धारणा को गलत सिद्ध करके द्विभाषिकता के लाभदायक पहलुओं पर प्रकाश डाला। इन पहलुओं को बौद्धिक विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सर्जनात्मक चिंतन और संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता आदि के संदर्भ में देखा जा सकता है। आइए इन पक्षों पर क्रमशः विचार करें। 2.4.1 बहुभाषिकता और बौद्धिक विकास। बहुभाषिकता से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। देश विदेश के अनेक भाषा वैज्ञानिकों के इस संदर्भ में किए गए अध्ययन इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं कि द्विभाषिक बच्चों में शब्द और अर्थ के संबंध की बेहतर समझ विकसित होती है। यहाँ हम कुछ भाषाविदों द्वारा अध्ययन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण -1 आयकोवरल एडी लैंकोवॉरल एडी का बाइलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट 1972 शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित आलेख चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रकाशित शोध अध्ययन का परिणाम चौंका देने लायक है। उन्होंने 4 से 9 वर्ष के बच्चों के बीच अफ्रीकी अंग्रेजी द्विभाषी विद्यार्थियों के साथ सिर्फ अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों को लेकर एक परीक्षण किया। दोनों समूहों के विद्यार्थी बुद्धि, उम्र, लिंग, सामाजिक स्थिति और विद्यालय के परीक्षांक की दृष्टि से समान थे। दोनों समूहों के बच्चों को अंग्रेजी 3 शब्द दिए गए, कैप, कैन, हैटी। फिर उनसे ये पूछा गया कि कैन और हैट में से कौन
योजक चिन्ह डॉट सा शब्द कैप के समान है। अगर कोई इसका उत्तर कैन देता है तो यह मानना पड़ेगा कि उसने दोनों शब्दों की ध्वनि व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसलिए आयंको वरल 1972-1398 का ये निष्कर्ष था कि द्विभाषी बच्चे अपने एक भाषी साथियों की तुलना में 2-3 वर्ष पहले ही अर्थ की बेहतर समझ प्राप्त कर लेते हैं, विकास की अवस्था में पहुंच जाते हैं। Bilinguals reach a stage of semantic development, as measured by our test, some 2-3 years earlier than their monolingual peers. उदाहरण -2 उड़ीसा के द्रविड़ कुई भाषी एक भाषिक और कुई तथा उड़िया भाषी द्विभाषी विद्यार्थियों पर अनेक परीक्षण करके प्रोफेसर A.K. मोहंती ने बाइलिंग्विज्म इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी साइको सोशल एंड पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस, केंद्रीय भारतीय भाषा केंद्र, मैसूर 1994 3.84 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है। 6 वर्ष कक्षा -1 से 16 वर्ष कक्षा X तक के आयु वर्ग कक्षा के व्यापक वर्ग पर किए गए अध्ययन सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कुई अध्ययन में कुछ सुनिश्चित प्रविधिपरक लाभ हैं जो बहुभाषियों के बेहतर मानसिक निष्पादन के दावे को पुष्ट करते हैं। The studies showed positive effects over a wide age grade range from 6 years, grade 1, to 16 years, grade X. On the whole, there have been some definite methodological advantages in the core studies strengthening the claim of bilinguals' superior cognitive performance. इस तरह के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुभाषिकता बौद्धिक विकास में बाधक न होकर साधक है। एक भाषी बालकों की तुलना में द्विभाषी बालकों की भाषाई क्षमता का बेहतर विकास होता है। व्यक्ति भाषा के दायरे में रहकर ही सोचता समझता है और बहुभाषिकता इस दायरे को विस्तार प्रदान करती है, उसे दूसरी भाषाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। 2.4.2 कल्पनाशीलता का विकास। बहुभाषिकता को कल्पनाशीलता के विकास के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुभाषिक बच्चों को ज्यादा सर्जनात्मक, कल्पना प्रवण, लचकदार और स्वाधीन चिंतक माना है। ये बच्चे एक प्रश्न का ऐसे उत्तर देते हैं जिनमें से अधिकांश अध्ययनों से एक और बात स्पष्ट होती है कि सभी एक भाषी व्यक्ति शब्द के साथ उसके अर्थ के संबंध को अटूट या चिरंतन मानकर चलते हैं, जबकि द्विभाषी या बहुभाषी व्यक्ति शब्द और उसके अर्थ के बीच में लचीलेपन को पहचानते हैं और उसे महत्व भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर यह देखा गया है कि एक भाषी और द्विभाषी विद्यार्थियों को शिशु गीत नर्सरी राइम सिखाने के बाद सभी एक भाषी विद्यार्थी उस शिशु गीत में कोई परिवर्तन किए बिना तोते की तरह दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्विभाषी विद्यार्थी उस गीत के अर्थ को ज्यादा महत्व देते हैं, शब्दों को नहीं। यहाँ सी बेकर द्वारा फाउंडेशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन एंड बाइलिंगुअलिज्म वर्ष 2001 प्रे 148 में उल्लिखित निम्नलिखित उदाहरण देना समुचित होगा। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. जब एक भाषी विद्यार्थी इस गीत को अविकल दोहराने की कोशिश में लगा रहता है तो द्विभाषी छात्र कठिन शब्दों को बदलकर निम्न रूप देता है। Jack and Jill climbed a hill to fetch a bucket of water. Jack fell down and banged his head and Jill came falling after. 2.4.3 बहुभाषिकता और सर्जनात्मक चिंतन। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मनोवैज्ञानिकों ने बहुभाषिक बच्चों को ज्यादा सर्जनात्मक, कल्पना प्रवण, लचकदार एवं स्वाधीन चिंतक माना है। ये बच्चे एक प्रश्न का ऐसे उत्तर देते हैं जिनमें से अधिकांश या सारे के सारे उत्तर सही हो सकते हैं। इसी को सर्जनात्मक चिंतन कहा गया है। इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए E.P. टॉरेंस की पुस्तक टॉरेंस टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नॉर्म्स टेक्निकल मैनुअल 1974 के हवाले से यहाँ एक उदाहरण देना उचित होगा। एक पत्थर का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में साधारण बच्चे कहेंगे घर या रास्ता या पुल बनाने में, लेकिन एक सर्जनात्मक बच्चा इस प्रश्न का और भी बहुत रोचक उत्तर दे सकता है, जैसे खिड़की तोड़ने के लिए, दीवार पर कील ठोंकने के लिए, सांप के बिल बंद करने के लिए, पेड़ से फल तोड़ने के लिए, कुत्तों को भगाने के लिए आदि। विद्वानों ने दर्शाया है कि ज्यादातर बहुभाषिक बच्चों में सर्जनात्मक चिंतन पाया जाता है, जबकि एक भाषिक बच्चों में इसका अभाव स्पष्ट है। 2.4.4 बहुभाषिकता और संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता। संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता की दृष्टि से भी बहुभाषिकता का विशेष महत्व है।
इस संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययन इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं। वैसे यहाँ संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता के अर्थ को स्पष्ट करना भी अनुचित न होगा। किस परिस्थिति में कौन सी भाषा बोलनी है और वक्ता किस सूचना के आधार पर कैसे अपने आप को व्यक्त करता है, इसी को संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता कहा गया है। अध्ययनकर्ताओं ने खेलों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी के आधार पर संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता की दृष्टि से बहुभाषिकता का अध्ययन किया है। एक खेल में द्विभाषिक और एकभाषिक बच्चों के करतब को देखकर विद्वानों ने जेनेसी एट इल. Communication Skills in Bilingual Children Child Development 54, 1975 p.105-114 दिखाया है कि बहुभाषिक बच्चे एकभाषिक बच्चों से तेज और आगे होते हैं। यह एक बहुत सरल और रोचक परीक्षण है। इसमें 5 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को 2 श्रोताओं को पासा खेल के बारे में समझाना था। श्रोताओं में से एक की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी ताकि वह कुछ देख न सके, सिर्फ बात सुन सके। ये सारे बच्चे एक ही कक्षा में थे। श्रोताओं को कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। जब बच्चे प्रत्येक श्रोता के साथ पासा खेल खेलने लगे तो देखा गया कि द्विभाषिक बच्चे आंखों में पट्टी बंधे हुए श्रोता को बहुत सारे वाचिक संकेत वर्बल क्लूज देते थे, जबकि एकभाषिक बच्चों में इसका अभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। इसका कारण ये है कि पट्टी बंधी हुआ बच्चा देख नहीं पाता था। इसीलिए बहुभाषिक बच्चे ये कोशिश करते थे कि श्रोता को कैसे समझाने से वो ठीक तरह से समझ पाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एकभाषिक बच्चों की तुलना में द्विभाषिक बच्चों में संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता अधिक होती है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विभाषिक या बहुभाषिक बच्चे एकभाषिक बच्चों से हर तरह से बेहतर होते हैं। इस संदर्भ में L.M. खूबचंदानी की सोशियोलिंग्विक्स के अंक 16-1 में प्रकाशित मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेशन प्री 28 में प्रकाशित निम्नोक्ति उल्लेखनीय है। बहुभाषी समाज में मानव की संप्रेषण गुणवत्ता तब आहत होती है जब वो मानकीकरण का स्टीम रोलर चलाकर अपनी बहुभाषिकता जैसी अमूल निधि का परित्याग कर देते हैं। The human quality of communication in a plural society is bound to suffer when we discard such an asset, multilingualism, through the steamroller effects of standardization. भारतीय समाज की बहुभाषिकता यहाँ की विविधता में मौजूद एकता को प्रकट करती है, यानी यह सिद्ध करती है कि भारत एक बहुलतापरक देश और समाज रहा है जिसमें पुराने ज़माने से चली आ रही अनेक भाषाएं संप्रेषण में बाधा न होकर वैचारिक आदान प्रदान को संभव बनाती रही हैं। कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। भारतीय समाज में स्थानीयता की महत्व प्रतिष्ठा की सूचक है। यहाँ की भाषाई बहुलता अनेक बोलियों भाषाओं ने मिलकर समग्र भारतीयता की संवेदना को निर्मित किया है, जिसमें भिन्नता के बावजूद सोचने समझने और महसूस करने में पर्याप्त निकटता मौजूद रही है। विदेशी भाषाविद भले ही इस विविधता संपन्न एकता को समझने में कठिनाई महसूस करें, भारतीय भाषाविदों को ये बहुभाषिकता वस्तुतः अमूल निधि ही दिखाई देती है, क्योंकि इसमें वे भारतीय जीवन की आंतरिक लय को महसूस कर पाते हैं। 2.5 भाषाएं सीखने सिखाने संबंधी परिदृश्य। भारतीय संविधान ने इस देश के हर बच्चे को बहुभाषिक बनाने की व्यवस्था कर रखी है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हिंदी भाषी बच्चों को एक और भारतीय भाषा के साथ अंग्रेजी सीखने का प्रावधान है। यहाँ और एक बात का उल्लेख करना जरूरी है। यह इस प्रश्न से संबंधित है कि उन्हें कैसे बहुभाषिक बनाना है। कमिंस जैसे अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है कि मातृभाषा का ज्ञान अन्य भाषा सीखने में बहुत मददगार होता है। इसी को सामान्य अंतर्निहित दक्षता कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी कहा गया है। यदि बच्चे अपनी मातृभाषा अच्छी तरह से सीखने के बाद दूसरी भाषा सीखें तो उसे शीघ्र और अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वे तब तक अपनी भाषा की संरचना व्यवस्था को अपने मस्तिष्क में भली भांति दर्ज कर चुके होते हैं। अतः जहाँ तक भाषा शिक्षण का सवाल है, प्रायः 5 साल तक मातृभाषा सीखने के बाद ही बच्चे के लिए दूसरी भाषा सीखना वांछनीय है। लेकिन आजकल भारतीय शैक्षिकी परिदृश्य बदल रहा है। पब्लिक स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम के चलते बच्चों को स्कूल पहुंचते ही एकदम भिन्न भारतीय परिवेश में प्रवेश करना पड़ जाता है, जो उनके घर के भाषाई परिवेश से बिल्कुल भिन्न होता है। मातृभाषाएं शिक्षा का माध्यम न होने के कारण बच्चों को दैनिक जीवन और शिक्षा में अलग अलग व्यवहारपरक भाषाओं फंक्शनल लैंग्वेजेस से गुजरना पड़ता है, जिससे उनके स्वाभाविक विकास में बाधा आती है। ध्यान देने की बात है कि कोई भाषा सीखना अलग बात है, उस भाषा का शिक्षा का माध्यम होना अलग। शिक्षा में माध्यम भाषा पर अत्यधिक जोर देने के कारण कई बार बच्चे मातृभाषा से दूर हो जाते हैं।
स्थिति यह हो जाती है कि उनकी मातृभाषा उनके घरेलू व्यवहार की भाषा मात्र बनकर रह जाती है। उसे आगे चलकर वे बौद्धिक अथवा व्यावसायिक जीवन में नहीं अपना पाते। इस तरह वे द्विभाषिकता का बृहत्तर उपयोग नहीं कर पाते। इसके अलावा महानगरों में एक और स्थिति पैदा हुई है। स्कूल जाने पर बच्चों को अंग्रेजी भाषा में सुविधा रहे, इस कोशिश में ज़्यादा पढ़े लिखे माता पिता आजकल बच्चों को मातृभाषा से जुड़ने ही नहीं देते। देखा जाता है कि 1.5-2 साल के बच्चों से माता पिता अंग्रेजी में ही बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बच्चे को मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी ज्ञान प्रदान करने का ये प्रयास बच्चों को अपने आसपास के समस्त परिवेश के बीच बेगाना बना देता है। उनके रोजमर्रा के जीवन में परिवार, कार्यस्थल, बाजार की भाषाएं और बोलियां अलग अलग होने के कारण वे ज़रूरत के अनुरूप भाषा बोली चुनते हुए अपने भावों और विचारों को भाषांतरित करते रहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ अनुवाद कार्य उन समाजों या देशों से अधिक बेहतर होता है जिनमें एक ही भाषा प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जाती है। हमारे यहाँ अनुवाद की सिलसिलेवार और संस्थागत व्यवस्था बहुत अच्छी न होने के कारण अनुवाद क्षमता का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है जितना कि हो सकता है। इस दिशा में प्रयास और मनोबल बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। 2.7 सारांश। भारतीय समाज और बहुभाषिकता पर केंद्रित प्रस्तुत इकाई में आपने द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के अर्थ को जाना। इसे स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक बहुभाषिकता और बहुभाषियों के प्रकार, योगात्मक और ऋणात्मक बहुभाषी आदि पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इस इकाई में ये स्पष्ट किया गया है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय बहुभाषिकता की स्थिति भिन्न है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपको बहुभाषिकता की हानि और लाभों को लेकर बहस की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बहुभाषिकता के इन लाभों को मनुष्य के बौद्धिक और कल्पनाशील विकास, उसमें सृजनात्मक चिंतन और संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता विकसित करने आदि के संदर्भ में जाना जा सकता है। भारत में बहुभाषिकता का आयाम त्रिभाषा सूत्र से भी संबंधित है। भारत में त्रिभाषा सूत्र भी लोगों को बहुभाषिक बना रहा है। भारत की बहुभाषिकता के रूप में अमूल्य निधि को भारतीय भाषाओं के आलोक में भी देखा जा सकता है। आप इस निकटता के बारे में जानने पाठ्यक्रम की अगली इकाई में हम समाज, भाषा विज्ञान और संस्कृति की निकटता पर विचार करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।